नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं हिंदी पॉडकास्ट एनिल चर्चा। और चर्चा में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय कर रहा हूं। स्टूडियो में मेरे साथ हमारे सहयोगी हृदेश हैं, आनंद हैं, शार्दुल हैं। इन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्वागत। हेलो। और इसके अलावा एक और मेहमान हमसे ऑनलाइन जुड़ रही हैं, सर्वप्रिया सांगवान। सर्वप्रिया BBC हिंदी है जो इंडिया सर्विस है उसकी वीडियो हेड हैं। सर्वप्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। तो इस हफ्ते की जो चर्चा है वो इस महीने में ख़ास है कि 401वां एपिसोड है। तो हम इस चर्चा का जो 400 संस्करण पूरे हो चुके हैं पहले, उसका केक भी काटेंगे और आप लोगों को तो नहीं खिला पाएंगे लेकिन हम लोग खाएंगे। आपकी तरफ से भी खा जाएंगे। खाने में पीछे नहीं रहते। यस। तो कई सारी चीज़ें, ये तो हमारे मेहमान हैं। सुर्खियाँ जो है शार्दुल बताएं, उससे पहले एक दो और जानकारियाँ आपको छोटी छोटी बस चीज़ें मैं बता दूं। ये जो सदी है इसका एक चौथाई वक्त बीत चुका है। 25 साल पूरे हो चुके हैं 21वीं सदी के। और इस 25 साल के सफ़र में एक बड़ी खूबसूरत सी बात है कि 13 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन आपके आसपास मौजूद रहा है जो कि बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी, चाहे कॉरपोरेट हो चाहे सरकार का हो, एड से फ्री एक मीडिया का प्लेटफॉर्म आपके आसपास मौजूद रहा है, न्यूज़ लॉन्ड्री। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप जैसे तमाम सब्सक्राइबर्स की वजह से यह संभव हुआ। तो अभी भी हमें बहुत ज़रूरत है नए सब्सक्राइबर्स की, नए साथियों की, ताकि हमारा ये जो पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज़म का मंच है ये सरकारी और कॉरपोरेट हर तरह के जो विज्ञापन के दबाव वाली पत्रकारिता है उससे मुक्त रहकर पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म कर सके। तो अगर अब तक आप लोगों ने न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2025 ख़त्म होने से पहले ये शुभ काम कर लीजिए। 2026 की शुरुआत आप लोग न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्रिप्शन से कीजिए। हमारी आपसे गुजारिश है, आपको एक QR कोड मेरे बगल में दिख रहा होगा, उस QR कोड को स्कैन करके आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एक लिंक, उस लिंक से भी आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ सरप्राइजेज़ होंगी जो कि क्रिसमस और न्यू ईयर से जुड़ी विशेष ऑफ़र हैं, वो भी आपको इस दौरान उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये छोटी सी जानकारी है। और इसके अलावा आप लोग अपने पत्र चर्चा से जुड़े हमें ज़रूर भेजें। आपके पत्र हम लगातार पर चर्चा में शामिल भी करते रहें। इसका तरीका बहुत आसान है। एक तरीका है कि आप www.newslaundry.com/podcast-letters पे जाएं और वहाँ पर अपनी जानकारियाँ हमें सुझाव दें। दूसरा तरीका है कि आप सीधे हमें podcast@newslaundry.com पर मेल कर दें अपने पत्र, और उसके सब्जेक्ट लाइन में चर्चा का मेंशन ज़रूर करें। पहला तो मैं चाहूँगा, वैसे वंदे मातरम पर चर्चा हुई, उसके 150 साल पूरे हो रहे थे रचना को, तो मुझे लगता है कि उस चर्चा में कोई गलत चीज़ नहीं थी। और हालांकि पार्लियामेंट में ये जो एक डील के तहत, ऐसा कहा जा रहा है कि एक डील के तहत ये सारी चर्चा हुई कि वंदे मातरम पर विपक्ष राजी हुआ, तब सरकार SIR पर चर्चा को लेकर और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की संस्था पर चर्चा को के लिए राजी हुई। तो ये एक क्विड प्रो को जैसी स्थिति की बात कही गई। खैर, वंदे मातरम को लेकर जो प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, जब चर्चा की, तो उनकी चर्चा का जो हिस्सा था वो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हमने पहले भी कई बार बातें की है। वो जब तक वो बंटवारा और बाइनरीज नहीं तय करते हैं तब तक उनकी पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ती है। यहाँ पर भी उन्होंने वंदे मातरम में वही सारे घिसे पिटे पुरानी चीज़ें कि कैसे नेहरू ने वंदे मातरम को कट कर ख़त्म कर दिया, आधा काट दिया और ये कर दिया, और माँ भारती के सीने पर वही लच्छेदार उनकी जो संघी भाषा है, उस भाषा में उन्होंने कहा। लेकिन मैं कुछ चीज़ें, कुछ सवाल उठते हैं, और वो सवाल है कि वंदे मातरम का राष्ट्रगीत के रूप में यहाँ पर मौजूद होना क्या ये बताता है कि नेहरू और उस समय के तमाम सारे नेता या आज़ादी के आंदोलन के जो लोग थे, वो लोग खिलाफ थे, कोई षड्यंत्र रच रहे थे, उन्होंने जानबूझकर किसी दुर्भावना के तहत वंदे मातरम के साथ ऐसा किया, या राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम की मौजूदगी ये बताती है कि दरअसल वो बहुत अकोमोडेटिव लोग थे, बहुत ही डेमोक्रेटिक लोग थे। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर एक साथ दो गीतों को नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान जैसा ही दर्जा मिला हो। हिंदुस्तान इस मामले में अनोखा देश है, इकलौता। तो ये कैसे और क्यों हुआ? तो और यहाँ पर मुझे विपक्ष से भी बड़ी आपत्ति है कि किसी ने इस तरह से इन चीज़ों को नहीं देखा कि भैया वो क्या उस समय हो रहा था, क्यों हो रहा था, और उसके बाद भी किस देश में दो दो राष्ट्रगान की जैसी चीज़ें हैं।
हृदय, आनंद, सरप्रिया, आप लोग पहले। आनंद, आप अपने चाहे तो पहला कमेंट रखें। नहीं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि पहली बात कि महत्वपूर्ण चर्चा है या नहीं है। पहला तो ये है, एक कोमेमोरेटिव एक डिस्कोर्स है कि सभी चीज़ों के जो 5 से विभाजित हों, सभी चीज़ एक उपलक्ष्य बना। वो 50 साल हो या 75 साल हो या 100 साल हो, आप उस संख्या को 5 से विभाजित हो जाना चाहिए सिर्फ। उसके बाद एक राष्ट्रीय उपलक्ष्य हो जाता है। वो ये एक हम लोग 5 का पहाड़ा पढ़ के ही उपलक्ष्य बनाएंगे। जो राइट ऑफ सेंटर पॉलिटिक्स है उसमें इसका स्थान ये है कि जो मेरे ख्याल से श्रुति कपिला जो कि कैम्ब्रिज में आधुनिक भारत पढ़ाती हैं, उन्होंने एक बात लिखी थी जो कुछ हद तक सही है कि जो अच्छे बहुमत से राइट ऑफ सेंटर पॉलिटिक्स आई 2014 में, वो जो है एक कंजर्वेटिव फोर्स होते हुए भी वो एक बायवर्ड ऑफ चेंज बनी, मतलब कि वो एक रेडिकल फोर्स बनी, क्योंकि इस जो कॉमन सेंस, नेशनल कॉमन सेंस जो था वो सेंट्रिस्ट था। तो ये जो है एक कल्चरल कमेंट्री अपने मैंडेट का पार्ट मानते हैं कि चीज़ों को जो स्थापित चीज़ें हैं उसको, उसका एक कल्चरल काउंटर देना, या इनको लग रहा है कि जो एक तरह से डिस्टॉर्शन है या डोमिनेंस है हिस्टोरिकल नैरेटिव को, उसको अपने अनुसार करेक्ट करना, उसमें न सेंट्रिस्ट और न राइटिस्ट न लेफ्टिस्ट, ये सब ये नहीं है कि ये कोई सत्य के खोज में है। सब है कि एक हिस्ट्री इनके लिए एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है सभी के लिए। नरेंद्र मोदी के पावर में आने के बाद जो एक पुश दिया गया है एक नेशनलिस्टिक जो कलेवर को पूरी भाजपा और संघ के बार बार याद दिलाने के लिए कि वो राष्ट्रवादी हैं और बाकी लोगों के लिए कैसे विशेषणों का इस्तेमाल होता है वो आप जानते हैं। लेकिन ये बात भी सच है उतनी, जिसकी ओर हम मेरे से पहले बोलने वाले आप दो लोगों ने इशारा किया कि आज़ादी से पहले का जो प्रोजेक्ट था जिसमें वास्तव में नेशनलिज्म एक बहुत बड़ी फोर्स थी, इसके आधार पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन लोग शामिल नहीं थे उसमें। लेकिन ये बात सिर्फ नेशनलिस्टिक प्लेटफॉर्म में अपने आप को स्थापित करने की नहीं है, इस तरह की डिबेट्स जो बार बार होती हैं छोटे या बड़े लेवल पे, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल स्पेस की खोज में भी है। अगर आप देखेंगे प्रताप भानु मेहता का जो लेख है इंडियन एक्सप्रेस में, वो कोई बहुत अलग लेख नहीं है लेकिन बड़ा टाइमली पीस है, और वो बहुत, मैं नहीं समझता उनके जितने लेख मैंने पढ़े उनमें कोई बहुत बेहतरीन लिखा गया, वो उतना अच्छे तरह से लिखा गया भी नहीं है जैसे वो लिखते हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की और हमें याद दिलाई है कि यूनिवर्सिटीज़ में हमारी क्या हो रहा है, और उन्होंने बड़े ही संतुलित तरीके से लिखा है कि पहले भी होता रहा है। 1960 के दशक में वो जाते हैं और वहाँ से बात शुरू करते हैं। तो एक इंटेलेक्चुअल स्पेस में भी जगह ढूंढने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जिसके तहत वो इस तरह की बहस होती है। लेकिन ये बात हमें कहनी होगी, जैसे आपने कहा ना कि एक ट्रेड ऑफ के तहत हुआ कि हम एसआईआर पे करा लेंगे और आप इस पे कर लो, लेकिन इसमें बीजेपी को उतना फायदा नहीं हुआ जो करना चाहती थी। आपने कहा कि विपक्ष बहुत अच्छे से चीज़ नहीं उठा पाया। मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने पूरी स्पीचेस तो नहीं सुनी, लेकिन जितना मैं समाचार पत्रों के माध्यम से गैदर कर पाया इन्फॉर्मेशन, कोई बहुत ज़्यादा सरकार को इससे फायदा नहीं हो, बल्कि विपक्ष को कहने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। खासतौर से प्रियंका गांधी की जो स्पीच है उसको बड़ा स्पेस मिला, और उन्होंने जिस तरह से पूरी बात कही और सारे नेताओं के बयानों को एक तरह से टेबल पर रखा कि कौन उस वक्त क्या कह रहा था, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये डिबेट के बाद बीजेपी मेन स्ट्रीम मीडिया की, मैं जो कोट एंड कोट मेन स्ट्रीम है टेलीविजन में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एक इंट्रोगेटिव तरीके से आप लोगों से सवाल भी पूछ रहा हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा खुश होने की भी इसमें कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें विपक्ष को मौका भी मिला है कहने की। राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो छूट रही है इसके अंदर वो ये कि एक्चुअली इस वंदे मातरम का मतलब क्या है, मतलब कि हम शायद बताने में वो नाकाम रहे हैं कि जस्ट बस सिंपल सी चीज है कि आई बो टू दी मदर रिचली वाटर्ड, रिचली फ्रूटेड, कूल विद द विंड्स ऑफ द साउथ। मतलब हमको यही चीजें देखनी चाहिए कि हमारी, जिसको चाहे वो लोग भी इसको सुने जो देश को माँ समझते हैं, वो लोग भी सुने जो देश को माँ नहीं समझते, सिर्फ देश समझते हैं, उन सबके लिए समझने की बात है कि ये जो भी एक परिकल्पना है इसकी माँ की या इस देश की, उसमें वो क्या कह रहे हैं।
क्या हम एक्चुअली हमारे देश में वो सब चीजें हैं, रिचली वाटर्ड है, जहाँ पानी की कमी हो रही है और योजनाएं चलाई जा रही है कि घर घर में पानी पहुंचे। हमारी नदियों का जो हाल हो रहा है, नदियां सूख रही हैं, कितनी नदियां तो गायब हो चुकी हैं, उसके बारे में तो कोई हमारे बात पानी नहीं में हो रही यूरेनियम है ना। कूल विद राइट। द विंड्स ऑफ द साउथ, आप हवा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कहाँ है हवा? मतलब AQI का क्या हाल है? ठीक है, आप डार्क विद द क्रॉप्स ऑफ द हार्वेस्ट, मतलब मैं सिर्फ उसका ट्रांसलेशन ही कर रही हूँ, जो वंदे मातरम का गाना है, कि हमारे हार्वेस्ट के बारे में आप बात कर रहे हो कि हमारा हमारा जो देश है, हमारी जो माँ है, वो एकदम सारी फसलों से भरी गई है, इतनी भर गई कि उससे डार्क लग रही है। तो वो कहाँ है? मतलब किसानों के साथ क्या हो रहा है, उनके कहाँ वाटर टेबल कहाँ जा रहा है, हमारा ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ जा रहा है, हार्वेस्ट कहाँ जा रहा है, क्या कमी हो रही है, अनाज ये सब चीजें उसके बारे में बताया है। और जो हम थोड़ी देर पहले भी पर्यावरण मंत्री के बारे में बात कर रहे थे, उसमें ये भी है कि हाँ, मतलब पुल्ले कुसुमिता द्रुमदल शोभिनिम, हर लैंड्स क्लोथ ब्यूटीफुली विद हर ट्रीज इन फ्लावरिंग ब्लूम। तो कहाँ है? आप उसके ऊपर बहस करिए ना। आप कम से कम जो लिखा है और जिसको बताने पे और जिसके ऊपर आप आमादा हैं लोगों को समझाने में, उससे प्यार करवाने में उस गीत को, तो बात तो करिए कि वो चाह क्या रहे हैं, उसकी परिकल्पना क्या है, क्या हम अपने देश में वो कर पा रहे हैं? नेहरू जी ने क्या किया और कांग्रेस ने 1942 में क्या किया, इससे किसी का आज की डेट में कोई लेना देना नहीं है ना। ये सब बेकार की बातें हैं। जब सारे काम आपके निपट जाएं तब आप आखिरी दिन भले ही कर लीजिए ये सब। वंदे मातरम पे 1942 में, 36 में, आज़ादी में, 50 में क्या हुआ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं और किसी का कोई लेना देना नहीं। अगर मेरी सांसों में बेरियम जा रहा है और पानी में यूरेनियम आ रहा है, तो वो अगर दो अंतरे जुड़े हुए भी होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है। ये केवल सरकार का टैक्टिक है और उससे उसकी मंशा दिखाई देती है। आप विपक्ष से रजामंद हों या नहीं, लेकिन चुनाव सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, SIR पे तो वो करने को तैयार भी नहीं थे, पर ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बहस की नेगोशिएशन में यह है कि आप पहले एक दिन वंदे मातरम एक के 150 साल पे ब्लेम गेम करेंगे, गले मुर्दों के भी पुराने वाले गले मुर्दे उखाड़ेंगे, तो यह सरकार की मंशा साफ दिखाता है। मुझे तो लगता है ये वेस्टेड डे था, दिस इज अ वेस्टेड एक्सरसाइज, और इसमें मतलब निकालना, अभिप्राय निकालना में कोई मतलब नहीं है। सरकार साफ बता रही है कि उसके मन में क्या है, उसे कोई मतलब नहीं है लोगों के मरने से, उसे मतलब है कि 1942 में क्या हुआ था। SIR को लेकर तो लगातार एक बहस चली रही है। बिहार में हुआ, बिहार के बाद फिर देश के दूसरे 12-11 राज्यों में चल ही रहा है, जिसकी तारीख आज फिर से चुनाव आयोग ने बढ़ाई है। और चुनाव आयोग के कुछ चीज़ों पर वास्तव में बहुत, उसके गतिविधियों पर, उसकी कार्रवाइयों पर कई सारे सवाल उठाए। राहुल गांधी ने भी उठाए, विपक्ष ने भी उठाए। वोट चोरी जैसा कैंपेन चल रहा है। मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग की जो पूरी प्रतिष्ठा थी, उसमें ये पूरे 60-70 सालों का जो हमारी आज़ादी का पूरा सफ़र रहा, उसमें सबसे ज़्यादा संकट उसकी प्रतिष्ठा को किसी समय में हो रहा है तो इस समय हो रहा है, क्योंकि उसकी कई सारे कारनामों पर भी लेकर जिस तरह से वो अपने को लगातार एक शील्ड में रखने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों का जवाब नहीं दे पा रहा है। उसमें सवाल उठे हैं, मसलन चाहे वो CCTV फुटेज को लेकर की गई चीज़ें हों, चाहे वो वीवीपैट को लेकर उसके ऊपर उसका रवैया हो, चाहे वो टाइम ख़त्म होने के बाद जो 1-2 घंटे वाला डाटा है उसके रिलीज़ का जो मसला हो। ये कई सारी चीज़ें जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, और वो डिमांड प्लस इलेक्टोरल रोल्स में जो खामियां हैं, कमियां हैं, उसको राहुल गांधी ने काफ़ी बड़े पैमाने पर उजागर किया है। वो ऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज है, मैनुअल एरर है, क्या है, वो सारी चीज़ें, उस पर कोई बहुत भरोसेमंद जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया। तीसरा एक बड़ी समस्या है कि चुनाव आयोग की अपनी जो नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया है, उसमें जो 3 लोग हैं, वो LOP और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 2-1 का जो मसला है, तो इसमें कोई बहस मुबाहिसे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बहुत अभाव है। सबको पता है बहुत ऑब्वियस तरीके से कि जिसको सरकार चाहेगी वही चुनाव आयोग बनेगा, तो चुनाव आयोग के चयन की प्रक्रिया पर भी बहुत सारे सवाल हैं। इन सब परिस्थितियों के मद्देनज़र एक बार फिर से इस देश में चुनाव आयोग की चुनाव प्रक्रिया के रिफ़ॉर्म, उसमें सुधार के ऊपर ये पूरी बहस हुई। एक बड़ा जो राहुल गांधी ने इसमें ये सवाल उठाया कि चुनाव आयोग की जो पूरी ऑटोनॉमी है, उसकी जो आज़ादी है, सरकार के नज़रिए से उसको और इम्यून करके और उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है ताकि ये हो। लेकिन पर्सनली किसी और उसमें सरकार ऑब्वियसली उनका बचाव करती रही
कि जो भी चुनाव आयोग है उसके इंस्टीट्यूशन को बचाने को था। तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं है जिससे लगे कि किसी ने बहुत कॉन्क्रीट सॉलिड सुझाव चुनाव आयोग की प्रक्रिया में बदलाव और उसके लिहाज से दिए हैं। सौरप्रिया से शुरू करते हैं। सौरप्रिया, आपका क्या नज़रिया रहा इसको देखकर? सबसे ज्यादा मतलब ये है कि इंटेंट पे प्रॉब्लम ये है कि मतलब जो भी मैं इलेक्शन कमीशन को देखूं, अब जो है, पहले बहुत सारी प्रक्रिया होती थी इलेक्शन कमीशन की, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते थे, बहुत सारी चीजें हो जाती थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को ऐसे पता नहीं चल रहा होता था कि मतलब कि कुछ हुआ है ना। अभी लेकिन ऐसा है कि लोगों के अंदर ना बड़ा ही अविश्वास सा जरूर पैदा हो गया इससे कि भाई कुछ है। जैसे आपने जिन चीजों का भी जिक्र किया, जो जो भी चेंजेस हुए हैं, वहां कुछ ना कुछ वो दिखाता है। जैसे हमने भी पिछले साल भी एक रूल एकदम से चेंज कर दिया, रातों रात चेंज हो गया है हाँ। इलेक्शन रूल्स में कि आप सिर्फ जो इस इलेक्शन रूल्स में जो जो चीजें लिखी हैं, आप केवल वही आप एविडेंस दे सकते हैं अगर कोई मांगेगा आपसे ना। अब उसके अंदर वो कब के बने हुए रूल्स हैं, अब उन रूल्स में तो नहीं लिखा हुआ है कि भाई वीडियो, उस टाइम तो वीडियोग्राफी होती ही नहीं थी किसी चीज की, तो आपने तुरंत एकदम रातों रात चेंज कर दिया है। तो ये कई जैसे छोटी छोटी चीजें आप जो कर रहे हैं ना, वो दिखा रहा है कि अविश्वास तो पैदा कर रहा है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कि यार कि फिर इसकी जरूरत क्या है, मतलब आपको एकदम से एक चीज करने की जरूरत क्या है? अगर क्या किसी ने आपसे मांगा है पिछले 1 साल का रिकॉर्ड, तो आपने एकदम से ला दिया है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए आप कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि कोर्ट में जाने की प्रक्रिया एकदम से ऐसे नहीं है कि आपने आज कुछ किया और आप कल चले गए, आपका लिस्टेड हो जाएगा आपका केस और 1 महीने बाद आपकी तारीख आ जाएगी और ये हो जाएगा। अब तो ये होने लगा कि आप कुछ महीने के बाद भी आपको रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं है ना। तो जैसे आपका नंबर आता है कोर्ट के अंदर, तो आप तो ये कह देंगे कि हमारे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं है, मतलब हम तो 5-6 महीने में हमें हटा देना हो तो हो गया। तो इतना सहज नहीं है कि लोग इस तरह समझ लेते कि नहीं, अगर आपको समस्या तो जाइए कोर्ट जाइए, ये करना है तो ये करिए। बहुत एफिडेविट बहुत छोटे दीजिए। छोटे नुआंसेस हैं जिनके बारे में बात होती है। जो प्रेरोगेटिव यूनियन गवर्नमेंट का रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को भी, ये रहा है, इसे ये सरकार जो जाने नहीं देगी। मतलब कि ये कोई भी सरकार ये हो। कोई भी व्हाट अबाउटरी नहीं है। आपकी सरकार 2009 तक Agree. 2014 तक थी। आप क्यों नहीं इसे बहुत ही जो है एकदम इसकी नियुक्ति को बहुत डेमोक्रेटाइज बिल कर तक नहीं दी? लाई कभी डेमोक्रेटाइज कांग्रेस। क्यों नहीं कर हाँ। दी? ये आर्टिकल 324 में है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा 60 साल तक लटका रहा, को, कभी नहीं हुआ। अनलेस एंड अनटिल की पार्लियामेंट कोई लेजिस्लेशन लाएगा। करे। तो 214 तक आपने क्यों नहीं लेजिस्लेशन लाया? बिल्कुल ठीक बात। 2014 तक आपने क्यों नहीं लाया? तो अब एक शक्ति जो किस केंद्र सरकार को आ गई है, वो मतलब कि एक लोकतंत्र के रिटोरिक पे उसको बलिदान उसको नहीं करेगी। एक बड़ी शक्ति है। और ये सिर्फ ये नहीं, जुडिशरी में को ही देख लीजिए। 90 दशक में उन्होंने जो कॉलेजियन सिस्टम लाया, वो आपको वो प्लेट पे सजा के वापस नहीं देने वाली है वो शक्ति। तो ये एक निरंतरता है। ये बहस कई हद तक, जितना मैंने देखा, अभी तो कंटिन्यू होगी 15 को, सोमवार को। SIR पे ज़्यादा हो गई, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में नहीं हुई। आप ये देखिए कि ये आश्चर्य की बात है, असदुद्दीन ओवैसी के अलावा किसी ने भी एक कंस्ट्रक्टिव सलाह नहीं दी। केवल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चुनाव लड़ने की एज यूनिवर्सली थोड़ी कम करनी चाहिए क्योंकि ये यंग देश है। इसके अलावा ना विपक्ष के लोगों पर, ना सरकार वालों पर तो था ही नहीं कोई कंस्ट्रक्टिव इलेक्टोरल रिफॉर्म। फ्यूचर पे हम कैसे फ्यूचर प्रूफ करेंगे अपने आप को, जमाना बदल रहा, कुछ नहीं। बिल्कुल। विपक्ष के अधिकतर लोग, उनमें थे डिम्पल यादव, संजय सिंह और मनीष तिवारी कांग्रेस की तरफ से, वो कह रहे थे या तो वीवीपैट 100% करो, वो समझ आता है, लेकिन उनके प्रेफरेंस था अपने आर्ग्यूमेंट में कि बैलेट पे चला जाए। मनीष तिवारी का बैलेट पे था और नहीं, डिम्पल अखिलेश यादव का ने भी कहा था, अखिलेश ने भी कहा होगा, पर डिम्पल का तो मुझे बिल्कुल सुनाई दिया, वो साफ ऑन रिकॉर्ड कह रही थी। संजय सिंह भी कह रहे थे। ये तर्क विपक्ष की ओर से सरासर गलत है। इसका कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं करेगा। सबने देखा जो बैलेट पेपर के टाइम पे क्या होता था। भले ही अभी भी गड़बड़ हो रही हो, आम आपकी हाइपोथेटिकल वो मान भी ले कि वो कोट अनकोट ईवीएम में गड़बड़ियां हैं, वो आसपास भी नहीं है बैलेट पेपर में जो गड़बड़ियां हो सकती हैं और होती थी उनके स्तर पे। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ें उससे पहले हम कुछ अपने सब्सक्राइबर्स हैं उनके लेटर्स को पढ़ेंगे। और पहला जो लेटर है वो लेटर एक शिकायत के जरिए आई है, तो उस शिकायत को दूर करने का उपाय भी करेंगे क्योंकि ये चर्चा का 401वां अंक है। पिछला जो चर्चा था वो 400वां था।
और हमने उस समय कुछ नहीं किया, और इसकी सारी जो जिम्मेदारी है वो हमारे इस जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है आशीष आनंद के ऊपर है, क्योंकि वो आदमी बहुत गलत मौके पर छुट्टी लेकर यहाँ से लापता शादी हो। में जाना था ही नहीं, इसलिए हम 400 एपिसोड नहीं कर पाए। तो इनकी नहीं, शादी का एपिसोड तो हमने किया लेकिन सेलिब्रेट उस हाँ, तरह से नहीं celebrate किया हो है। गई। पर इसकी शादी नहीं, इसकी कहाँ शादी होनी है, शादी में जाना था, शादी करने जाना था, तो इसकी शादी उदी कहाँ होनी है अभी तो। मुझे लगा अपनी शादी में गए थे। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है 400 नहीं तो 401 हुआ सही। वैसे भी भारतीय संस्कृति में एक हुआ। एक तो आप बहुत लेटर पहले महत्वपूर्ण पढ़ेंगे है। पहले केक काटेंगे? पहले केक काट लें और उसके बाद लेटर। वो लेटर यही है कि 400 चला गया, वो आ रहा है केक बोलते मैं केक बड़ा साइज का आया और आया चला है। गया, 400 वाला कोई ये तो 400 सेलिब्रेशन वाला है, नहीं। ये तो लग रहा है 100 वाला हद केक। है आप लोगों के आलस की, कुछ तो अलग ये होना 100 वाला चाहिए केक लग रहा है मुझे, 400 वाला नहीं है। हाँ, अरे, भैया, चार। अब की बार 400 पार। उम्मीद है कि कोई फालतू तर्क नहीं दिया जाएगा। भैया फालतू तर्क तो हम देते नहीं तो हैं। भैया मोदी जी भले ही 2024 में 400 ना पार कर पाए हो, चर्चा 400 पार है। 2025 में उसकी लेकिन तारीफ में आज ये केक कटेगा। लाइट बुझाने की परंपरा नहीं है हिंदुस्तान में, लाइट जलाने की परंपरा है, इसलिए हम लोगों ने मोमबत्ती का इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्कुल यही चर्चा मैं कह रहा अच्छी था। थी। ये मैंने- हाँ, बाकी का लेटर वो है, चर्चा अच्छी थी, ओ। हमेशा ही होती है, लेकिन 400 का कुछ तो मतलब होना चाहिए था। एक निराश श्रोता अमर, ठीक है अमर अमर, आपके लिए केक। केक है, लीजिए आनंद आनंद जी हाथ लगाइए। आनंद जी काटेंगे। अगर आप हाथ आनंद से नहीं लगाइए। कटा केक काम- तो क्या फायदा, आनंद से कटना खाइए। अरे चाहिए। खाऊंगा पहले, अरे, मैं कटवा रहे हैं। काटिए, हम कोई चलिए, भी अच्छा। पहले खाएंगे, पहले सब- हम फिर दे यार कोई कट काट लें दो भाई। कटेगा और सब में बटेगा। ये क्या, वो डिपेंड करता है जगह पे। आपने गलत जगह कहा। कोई जगह बनी थी इसमें। अभी यार ये हाँ, सर केक भाई कट गया है ये, और सारे लोग अपना अपना अब इसमें सेल्फ अच्छा, सर्विस मुझे लगा करें। मुझे खिला रहे हैं आप अपना जो है। लीजिए, ये लीजिए। अद्भुत केक है। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।